हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये मौर्य साम्राज्य का ये तीसरा पार्ट है। आज इसमें हम जानेंगे, तो इसमें हम अशोक के द्वारा जो लिखे गए शिलालेख थे उसके बारे में जानेंगे। तो शिलालेख दो प्रकार के लिखा हुए थे, एक बृहद शिलालेख और दूसरे था लघु शिलालेख। तो आइए आज हम जो बृहद शिलालेख हैं उन्हें हम जानते हैं। तो इसमें देखिए जो 14 शिलालेख हैं उनमें से हम करीबन 13 शिलालेख तो इसमें करेंगे, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह है प्रथम शिलालेख, इसके बारे में जानिए क्या है प्रथम शिलालेख। इसमें जो अशोक है वो बताता है कि पशु हत्या और सामाजिक उत्सव होते हैं उन पर रोक लगाता है। वहीं राजकीय रसोई में सिर्फ 3 पशुओं की डेली यानी कि प्रतिदिन मारे जाने का उल्लेख किया गया, जिनमें से 2 मोर और 1 मृग का उल्लेख है। इसके बाद है द्वितीय शिलालेख, उसे जानिए उसमें क्या दे रखा है। उसमें बताता है अशोक, द्वितीय शिलालेख में अशोक का क्या संदेश है। तो कहता है अशोक जो मौर्य साम्राज्य था, यानी कि मौर्य साम्राज्य में सब जगह सीमावर्ती राज्यों तथा चोल पांड्य और साथी पुत्र केरल पुत्र ताम्रपर्णी जो श्रीलंका में है, यमन राज्य और यष्टियोकस और उसके जो पड़ोसियों राज्यों में मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा का प्रबंध करता है। और मार्गों में कुएं खुदवाए जाते हैं और कुएं खुदवाए गए और वहीं वृक्षारोपण भी किया गया, ठीक है। तो ये बातें थी इसमें द्वितीय शिलालेख में, तो आपको ध्यान रखनी है। जो अशोक का साम्राज्य था, यानी कि जहाँ जहाँ अशोक का साम्राज्य था वहाँ अशोक ने मार्गों में कुएं खुदवाए और वृक्षारोपण भी किया, ठीक है। वहीं पशुओं के लिए चिकित्सा के प्रबंध भी अशोक ने करवाया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट शिलालेख है, ठीक है। इसके बाद है जो तीसरा शिलालेख और बृहद शिलालेख में जो तीसरा नंबर का शिलालेख है उसे जानिए। इसमें बताता है अशोक साम्राज्य में सभी जगह युक्त राज्यों को प्रादेशिक यानी कि इनकी नियुक्ति की जाती है और ये प्रति 5वें वर्ष का दौरा करेंगे अपने पूरे साम्राज्य में और प्रजा को धर्म के बारे में बताएंगे और धर्म के जो अन्य कार्य थे उसकी शिक्षा दे सकेंगे, ठीक है। वही माता पिता की आज्ञा मानना, मित्र संबंधियों ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना, जीव हत्या ना करना और थोड़ा व्यय करना, थोड़ा ही संचय करना, अच्छे गुण बताए गए हैं। ऐसी इसमें अच्छी बातें और अच्छे जो नैतिक नियम थे उनके बारे में जो तृतीय शिलालेख है उसमें बताया गया है, ठीक है। जो नैतिक नियमों के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। तो नैतिक नियम कहते हैं कि आपको मित्र संबंधी ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना है, जीव हत्या नहीं करनी है, ये आपका नैतिक दायित्व भी बनता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं, ये है चौथा शिलालेख और बृहद शिलालेख है ये। इसमें अशोक क्या संदेश देता है उसे पढ़िए। तो इसमें बताता है अशोक कि धर्म की जो नीति है, धर्म की नीति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जो विचार किए गए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण विचार। इसमें प्रियदर्शी राजा जो कि अशोक के बारे में बताता है। प्रियदर्शी राजा के धर्मानुसार से प्राणियों की अहिंसा, जीवों की रक्षा, बंधुओं का आदर, ब्राह्मणों और श्रमणों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करने के बारे में बताया गया है। ये भी एक नैतिक शिलालेख है, यानी नैतिक बृहद शिलालेख है। इसमें नैतिकता के बारे में बताया गया है। इसके बाद है पंचम बृहद शिलालेख। इसमें क्या दिया गया है वो जानिए। और इसमें बताता है अभिषेक के जो 13वें वर्ष बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। और यानी अभिषेक के 13वें वर्ष बाद, ठीक है, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके 13वें वर्ष बाद अशोक धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है और उसका उल्लेख किया गया है। उनका काम था धम्म नीति का क्रियान्वयन करना और दायित्व इन्हीं पर था, ठीक है। धम्म के बारे में बताना, प्रचार प्रसार करना, ये सारे काम था, ठीक है। तो ये है पाँचवां शिलालेख था। और इसके बाद देखते हैं छठवां शिलालेख जो कि बृहद शिलालेख है। इसमें अशोक का क्या संदेश है वो जानिए। हर समय इसमें बताता है अशोक अपने बारे में बताता है। अशोक क्या सोचता है जनता के बारे में, ठीक है। वो अशोक कहता है कि हर समय, कोई भी समय हो, ठीक है, चाहे अशोक भोजन कर रहे हों या अंतःपुर में हो, ठीक है। अंतःपुर यानी कि आप कह सकते हैं एकांतवास में, ठीक है, या शयन कक्ष में हो, पशुशाला में हो, सवारी पर हो, बाग में हो या सब जगह कहीं पर भी हो, ठीक है। उनके जो प्रतिवेदक होते हैं, ये जिन्हें आज के टाइम पर रिपोर्टर कहते हैं, कोई भी सूचना ला के दें उनको, ठीक है। तो मुझे प्रजा के बारे में कोई भी सूचना दे सकते हैं, ऐसा अशोक कहते हैं अब, ठीक है। इस शिलालेख में, छठे शिलालेख में ऐसा अशोक अपने संदेश में लिखवाते हैं। किसी भी समय उनके जो रिपोर्टर हैं, प्रतिवेदक हैं, प्रजा के बारे में कोई भी संदेशों को किसी भी समय ला के उन्हें दे सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। प्रजा के सुख दुख के लिए अशोक तैयार हैं उनकी बातें सुनने के लिए, ठीक है ना।
तो ये थी इसमें बातें। इस शिलालेख में और क्या दिया गया है वो जानिए। तो इसमें अशोक बताते हैं शिलालेख के दूसरे भाग में और क्या दिया है। दूसरे भाग में सजग एवं सक्रिय प्रशासन के बारे में बताया गया है, सुचारू व्यापार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। और बताते हैं अशोक सारे संसार का कल्याण करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, ऐसा अशोक लिखते हैं इसमें। ठीक है, वहीं सारे जगत का कल्याण करने से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। जो कुछ मैंने किया है वो इसलिए कि प्राणियों के प्रति अपना ऋण चुका सकूँ, ऐसा अशोक ऐसी उदार भरी बातें इसमें उल्लेखित करवाते हैं। ठीक है, यानी पूर्णतः जनता के प्रति समर्पित भाव दर्शाता है ये वाला शिलालेख। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं छठा हो गया, इसके बाद सातवां शिलालेख। वो कुछ इस प्रकार है, इसमें बताते हैं सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का आह्वान करते हैं, यानी कि जो भी संप्रदाय हैं उनके प्रति सहिष्णुता है, सबका आदर भाव रखना। ठीक है, प्रति कामना करते हैं कि सब संप्रदायों के लोग सब जगह निवास कर सकें, वहीं संयम बना सकें और चित्त की शुद्धि चाहते हैं। ठीक है, ये अशोक इसमें लिखवाते हैं सातवें शिलालेख में। वहीं आठवां शिलालेख क्या कहता है उसे जानिए, और वो ये कुछ इस प्रकार है। इसमें जो बिहार यात्रा होती थी इसके स्थान पर अब किसी धम्म की यात्राएं आयोजित की जाएंगी, यानी धम्म यात्राओं के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, अशोक के जो 10 वर्ष बाद बोधि वृक्ष, अशोक के जो राज्याभिषेक हुआ था उसके ठीक 10 वर्ष बाद बोधि वृक्ष यानी बोध गया की यात्रा की थी। ठीक ना, अब उसके बाद में धम्म यात्राएं शुरुआत होगी। ठीक ना, और ये है नौवां शिलालेख। और नौवां शिलालेख क्या कहता है उसे जानिए, अब वो कुछ इस प्रकार है। मंगलाचार की निरर्थकता पर बल दिया गया, धम्म मंगल करने पर बल दिया गया। दान देना अच्छा है लेकिन धम्म दान के समान कोई दान नहीं है, ऐसा इसमें दिया गया। ठीक है, धम्म दान को प्रोत्साहन किया गया है। ठीक है, धम्म दान दे सकते हैं, धर्म के लिए दान करना अच्छा बताया गया है। वहीं 10वां शिलालेख उसमें क्या बताता है अशोक उसे जानिए, और वो कुछ इस प्रकार है। ये कहता है यश एवं ख्याति पर ज़्यादा महत्व ना देते हुए धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, यानी कि यश ख्याति से कोई मतलब नहीं है, वो ज़्यादा महत्व नहीं है, उसके लिए उसको महत्व नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा महत्व किस पर दिया है, धम्म की नीति पर। ठीक है, यानी धर्म के अनुसार चलना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, धम्म के अनुसार कार्य करना, धम्म के अनुसार ही चलना है, ये बहुत बेहद खास और इम्पोर्टेंट है। इससे ही पूरे संसार पर राज किया जा सकता है। तो और अशोक करता भी है। ठीक है ना। वहीं 11वां शिलालेख क्या कहता है उसे जानिए, वो कहता है इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है, और दासों सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। दासों सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, वहीं माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, माता पिता का सम्मान और मित्रों, परिचित संबंधियों, श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखनी चाहिए। वही प्राणियों के प्रति अहिंसा पर बल दिया गया। ठीक है, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद है 12वें शिलालेख, वो क्या कहता है उसे जानिए। धम्म के सार पर, यानी कि ये है इसमें खास इसलिए है, इसमें बताया गया है जो धम्म की सार वृद्धि पर जोर, अर्थात मनुष्यों को अपने धर्म का आदर करना चाहिए और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें जो दिया गया है अपने धर्म का हमेशा आदर करना चाहिए और दूसरे धर्म की जो लोग निंदा करते हैं ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अकारण किसी धर्म का निंदा करना ये गलत है। ठीक है, और कुछ और भी बातें हैं वो जानिए। धम्म महामात्रों के साथ में इसमें स्त्राध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। तो धम्म महामात्रों की अशोक नियुक्ति करता है, उनके साथ में स्त्राध्यक्षों की नियुक्ति और ब्रजभूमिकों नामक जो अधिकारी होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। बेहद खास और इम्पोर्टेंट शिलालेख है वो है 13वां शिलालेख, और ये बेहद खास भी है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। वो कुछ इस प्रकार है। अभिषेक के 8 वर्ष बाद, अभिषेक के यानी राज्याभिषेक होता है उसके 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की है, जिसमें 1.5 लाख लोग निर्वासित हुए हैं और वहीं 1 लाख हताहत हुए हैं। ठीक है, 1 लाख लोग कहते हैं 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों का घर उजड़ गया था। ठीक है, वहीं इस युद्ध के स्थान पर अब अशोक कहता है युद्ध के स्थान पर धम्म द्वारा विजय प्राप्त करने का आह्वान करता है अशोक। ठीक है, यानी धम्म का प्रचार प्रसार होगा, यानी कि कुल मिलाकर इसमें बात यह है कि वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है, इन हाथों ने हथियार छोड़े चलाना नहीं भूलें। तो जो लोग थे उस समय अशोक का बड़ा खौफ था। ठीक है, चारों तरफ पूरे साम्राज्य में अशोक का बहुत ही ज़्यादा खौफ था, उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी राज्य थे उनमें खौफ था कि अशोक पता नहीं कब कितने खन यहाँ पर आक्रमण कर दे और हमारा राज्य अपने क्षेत्र में ला ले। ठीक है, और फिर अशोक ने संदेश दिया कि नहीं, अब धम्म के माध्यम से सभी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की जाएगी। तो कुछ लोगों ने डर के मारे अशोक के
डर इतना ही था कि उन्होंने डर के मारे उसका धर्म स्वीकार किया और उसका प्रचार प्रसार किया, और वहीं अशोक की बातों पर भी चले, ठीक है। अशोक का जो संदेश था उसे माना भी और उसकी अधीनता भी स्वीकार की थी, ऐसा भी इसमें कहा गया है, ठीक है ना। तो ये था इसमें कुछ संदेश। और देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, युद्ध के स्थान पर धम्म द्वारा विजय प्राप्त करने का आह्वान किया गया है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये साम्राज्य की वृद्धि करनी है, कैसे भी की जाए, चाहे युद्ध से या शांति से। तो ये एक धर्म का मार्ग था और जिसमें अशोक विजय प्राप्त करता है। धम्म विजय देवताओं के प्रिय ने अपने राज्य में तथा सभी सीमांत प्रदेशों में 600 योवन दूर तक की प्राप्ति की है। यहाँ यवन राजा अत्यंक और एवं 4 अन्य आतंकिन मग और अलेक सुंदर तथा दक्षिण में चोल पांड्य एवं ताम्रपड़ी हैं। इन सभी ने धर्म, जो बौद्ध धर्म था, अशोक का धर्म था, उसे स्वीकार भी करते हैं, ठीक है ना। अशोक के द्वारा जो धर्म चालू किया गया था उसे स्वीकार करते हैं और अधीनता, अशोक की अधीनता स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है राजा के राज्य में यवनों एवं कम्बोजों, नाबकों और नागपंथियों, भोजों, पितनिकों, आंध्रों, पुलिंदों में सब जगह लोग देवताओं के प्रिय के धर्म के अनुशासन का पालन भी करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ बेहद खास बात थी, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये 13वां जो शिलालेख है बेहद खास है और इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद है लघु शिलालेख, उन्हें जान लीजिए। उनमें केवल आपको ध्यान रखना है किस जगह पर है। पहला है रूपनाथ और वो है मध्य प्रदेश में, दूसरा गुजरा दतिया मध्य प्रदेश में, ये भी सहसाराम ये शाहबाद बिहार में है, और बैराट जयपुर राजस्थान में, मौसकी रायचूर कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी त्रिचल दुर्ग कर्नाटक में है, और सिद्धपुर ये भी त्रिचल दुर्ग कर्नाटक में, ठीक है ना। इसके बाद है जतिंग रामेश्वर, ये त्रिचल दुर्ग कर्नाटक में भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, और ये है कुछ यहाँ पर है एर्रागुडी जो कुन्नूल ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और गावी मठ ये रायचूर कर्नाटक में, पालकी गुड ये रायचूर कर्नाटक में, राजुल मंडगिरी कुन्नूल आंध्र प्रदेश में, अरोरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, और बहापुर श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली में है। इसके बाद है पानगुड़िया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये पानगुड़िया मध्य प्रदेश में, सारामारी ये है सीहोर मध्य प्रदेश में, नेतु बेल्लारी कर्नाटक में, उडेगोलम बेल्लारी कर्नाटक में, सन्नाती जो गुलबर्गा है कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद है लघु शिलालेखों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं, वो जान लीजिए। इसमें है सम्राट अशोक का जो व्यक्तिगत नाम था, ठीक है। सम्राट अशोक का जो व्यक्तिगत नाम था वो है मौस्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडेगोलम में मिलता है, ठीक है ना। जो सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम है ये मौस्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख और नेतुर जो शिलालेख है शिलालेख हैं, इनमें इसका नाम मिलता है, ठीक है। तो मौस्की में क्या नाम है वो जानिए, देवनापियस जो अशोक का से है ये मौस्की शिलालेख में है जो लघु शिलालेख है। वहीं गुर्जरा शिलालेख में देवनापियस प्रियदर्शिनो अशोका राजस, ठीक है, ये नाम दिया जाए संस्कृत में ये। और नेतुर में जो दिया गया वो है राजा अशोको, और उडेगोलम में राजा अशोको देवनापियो, ठीक है, ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये हैं अशोक के स्तंभलेख। तो यहाँ तक एडेक्स बोलते हैं, इन्हें आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो है बृहद स्तंभलेख और दूसरा जिसकी इनको पढ़ना है आपको, और दूसरा है लघु स्तंभलेख। इन्हीं साथ ही इनकी जो भाषा थी, ठीक है, लिपि क्या थी वो है ब्राह्मी और भाषा थी प्राकृत, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो कुल बृहद स्तंभलेख थे वो थे, यानी मेजर पिलर एडेक्स कितने हैं तो वो आप बताओगे, कुल मिला के 7 थे और कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये है लौरिया, ठीक है, एक है लौरिया, अरेराज है, क्या है अरराज है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और कुल लेख कितने यहाँ में 6 लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा है, खरुष्ट लिपि है, ठीक है। दूसरा है रामपुरवा जो पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में ये भी है, ठीक है। और कुल लेख इसमें कितने 6 हैं। बेल की मूर्ति मिली है, सिंह की मूर्ति को नष्ट हो चुकी है, ठीक है, जो सिंह की मूर्ति थी वो नष्ट हो चुकी है। इसके बाद है लौरिया नंदनपुर, ठीक है, क्या है लौरिया नंदनगढ़, ये है पश्चिमी चंपारण में। यहाँ में कुल लेख कितने इसमें 6 लिखे गए हैं। यहाँ सिंह की मूर्ति है, राजहंस भी यहाँ पर मिला है, ठीक है। इसके बाद है दिल्ली का टोपरा, ठीक है, और ये बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे सवाल आ चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दिल्ली में है। ये पहले स्तंभ टोपरा जो कि अम्बाला हरियाणा में था, ठीक है, स्थित था, वहाँ पर इसे पीडियो तुगलक था, ठीक है, दिल्ली
यानी दिल्ली का सुल्तान बना था, ये दिल्ली ले आया था, ठीक है। पीयूष शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आता है, ठीक है। इसमें टोटल 7 लेख हैं। कितने लेख हैं इसमें? 7, बाकी सब में 6 हैं। एकमात्र स्तंभ यहाँ पर इसमें टोटल 7 लेखों का उल्लेख किया गया है। जो कुल लेख थे 7 वो इसमें है, ठीक है ना। इसके बाद है दिल्ली मेरठ अभिलेख। कौन सा है? दिल्ली मेरठ अभिलेख। और ये दिल्ली में है, ये पहले मेरठ में था, इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आता है, ठीक है। इसमें कुल कितने लेख लिखे गए हैं? तो 6 है, ठीक है ना। इसके बाद है प्रयाग का महास्तंभ लेख, और ये बेहद खास है, ये भी आप इम्पोर्टेंट इसे टिक कर सकते हैं। ये प्रयागराज यूपी में, इसमें कुल 6 लेख हैं। इसे ये पहले कौसाम्बी में था और इसे अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और इसी पर जो ये अभिलेख है, इसमें रानी कारूबाकी द्वारा दान देने का उल्लेख किया गया है, और तथा कारूबाकी के पुत्र तीवर का नाम भी इसी में मिलता है, इसी अभिलेख पर, ठीक है। इसी अभिलेख पर समुद्रगुप्त और जहांगीर का नाम भी उल्लेखित है, क्योंकि बाद में जहांगीर और समुद्रगुप्त ने भी अपने नाम इसमें उल्लेखित करवाए थे। इसी पर अशोक के द्वारा कौसाम्बी के महामात्रों को दिया गया दान, सॉरी इसमें जो दिया गया है क्या है, इसी पर अशोक द्वारा कौसाम्बी के महामात्रों को दिया गया आदेश उत्कीर्ण है, ठीक है। और संगवेद लेख है, ठीक है। ये कैसा? संगवेद लेख है। और इसके बाद है भाब्रू बैराट लेख। नोट करके लिखेंगे आप, भाब्रू बैराट लेख में अशोक को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करने का उल्लेख है, ठीक है। वो कौन कौन से त्रिरत्न? बुद्धम धम्म शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। ये 3 रत्न हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ, और कल हम जानते हैं इससे आगे क्लास देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, कल फिर मिलती है एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त रोजाना लेकर आता रहूँगा ऐसी क्लास को, ठीक है। ये बेहद खास और इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम अशोक के बारे में यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। कल इसके बाद पढ़ेंगे, और धीमे धीमे करके हम करीबन 4-5 क्लास में अशोक के जो यानी पूरा मौर्य साम्राज्य था उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।